हमारा आज का टॉपिक है मौर्य वंश के शासकों का क्रम। और इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक से याद करेंगे और हमारी ट्रिक है चंद्र बिंदु का आशिक कुणाल रथ में संपत्ति लेकर साली देवर बनकर धन बहा ले गया। चंद्र और बिंदु का एक आशिक है कुणाल जो रथ में संपत्ति लेकर साली देवर बनकर धन बहा ले गया। यहाँ पर चंद्र का अर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु का अर्थ है बिंदुसार, आशिक का अर्थ है राजा अशोक, कुणाल का मतलब कुणाल ही है, रथ में अभिप्राय दशरथ है, संपत्ति का मतलब संप्रति, लेकर यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट बनाने के लिए लिखा गया है, और साली का अर्थ है शालीसुख, देवर का अर्थ है देववर्मन, धन का अर्थ है शतधन्वन और बहा का अर्थ है बृहदत्त। अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने नंद वंश के धनानंद को, नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की या मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इसे मौर्य वंश का या मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। और यही बात करें अगर बृहदत्त की, तो ये बृहदत्त जो थे ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। और इनकी जो हत्या की थी वो इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें अशोक के बाद के राजाओं की, तो अशोक महान राजा अशोक के, इनको अशोक को महान राजा अशोक भी कहा जाता है। तो अशोक के पुत्र थे महेंद्र, तिवल और कुणाल, और दो इनकी बेटियां थी। एक का नाम था चारुवती और एक का नाम था संघमित्रा। तो इनमें से कोई राजा क्यों नहीं बना? उसके बाद कुणाल का क्या रोल था, दशरथ का क्या रोल था, संप्रति कौन थे, इनके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों ने ही प्रव्रज्या ले लिया था। प्रव्रज्या का मतलब होता है इन दोनों ने ही संन्यास ले लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार में ये लग गए थे, और इन्हीं को ही श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। और उसके बाद बात आती है चारुवती की, ये भी इनकी पुत्री थी। अब इनके तिवल और कुणाल में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो तिवल की मृत्यु अशोक से पहले हो गई थी और कुणाल नेत्रहीन थे। एक बार जब कुणाल अशोक के दरबार में संगीतज्ञ का भेष लेकर आए तो अशोक ने उन्हें पुरस्कृत करना चाहा। तब कुणाल अपने असली भेष में आए और उन्होंने उत्तराधिकार की मांग की। तब अशोक ने खेदवश कहा कि तुम नेत्रहीन हो। तो कुणाल ने अपने पुत्र के लिए उत्तराधिकार की मांग की। तो अशोक ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कब हुआ? तो उन्होंने कहा संप्रति, और संप्रति का अर्थ होता है अभी। तो अशोक के बाद संप्रति को उत्तराधिकारी बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो कुणाल इसके बाद राजा नहीं बने थे। अब अशोक के बाद दशरथ राजा रहे थे। ठीक है। अशोक के बाद राजा कौन रहा था? दशरथ। तो ये दशरथ कौन था? ये तिवल का पुत्र था। ठीक है। ये दशरथ तिवल का पुत्र था। एक बार फिर से इसकी ट्रिक देख लेते हैं। चंद्र बिंदु का आशिक कुणाल रथ में संपत्ति लेकर साली देवर बनकर धन बहा ले गया। चंद्र मतलब चंद्रगुप्त, बिंदु का मतलब बिंदुसार, आशिक अशोक, कुणाल मतलब कुणाल, रथ मतलब दशरथ, संपत्ति मतलब संप्रति, साली मतलब शालीसुख, देवर मतलब देववर्मन, धन मतलब शतधन्वन और बहा मतलब बृहद्रथ होगा। ठीक है। अगर हम इनके अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनका जो सन है उसे मैच करें कि कौन कौन सी ईस्वी में रहा, तो आप बस इतना 123 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अब इसे कैसे याद रखना है, देखें इनके कालक्रम को। मैंने आपको बताया कि 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, है ना। अब सबसे पहले हमारे पास क्या था? चंद्र बिंदु। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य 323 में अगर इसकी स्थापना हुई तो 323 से ये कितने टाइम तक रहे थे? 25 साल तक रहे थे। तो इनके 25 साल का गैप अगर आप लगाते हैं तो 298 ईसा पूर्व आता है।
बिंदुसार ने 25 साल तक शासन किया था। अगर इनका गैप हम निकालें तो 298 से 273 रहता है। इसके बाद राजा हुए थे अशोक। राजा अशोक का कालक्रम था 273 से 232। इनका शासन अशोक का शासनकाल 41 वर्ष का था, 273 से 232 ईसा पूर्व। इसके बाद चंद्रबिंदु का आशिक कुणाल, तो यहाँ पर कुणाल, और तो ये शासनकाल में रहे थे हमारे पास, इन्होंने शासन किया था 8 वर्ष। तो ये हमारे पास आ जाएगा 232 से लेकर 224 तक। अब इसके बाद कुणाल का पुत्र आया था संप्रति, और संप्रति ने शासन किया था 9 साल तक। तो इसका गैप निकाल दो, 224 से 215। उसके बाद 25, 25, 41, 8, 9, 13। तो इसके बाद कौन हुआ था? चंद्रबिंदु का आशिक कुणाल रथ में संपत्ति लेकर शालीसुक का शासनकाल कितना आएगा? 13 वर्ष का गैप लगाएंगे तो हमारे पास 215 से लेकर 202। और इसी तरीके से फिर इसके बाद आएंगे देववर्मन का शासनकाल है हमारे पास 13 के बाद 7 है, तो 202 से लेकर 195। और देववर्मन के बाद हमारे पास आए थे शतधन्वन। तो शतधन्वन का शासनकाल हमारे पास रहा है 8 वर्ष का, तो 195 से 187। और उसके बाद है वृहद्रथ। तो वृहद्रथ का शासनकाल था 2 वर्ष का, तो ये हो गए 187 से 185। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा कालक्रम किसका था, तो अशोक का था, और सबसे कम कालक्रम हमारे पास वृहद्रथ का था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक बार फिर से इसकी ट्रिक को हम लोग लर्न कर लेते हैं। चंद्रबिंदु का आशिक कुणाल रथ में संपत्ति लेकर साली देवर बनकर धन बहा ले गया। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीसुक, देववर्मन, शतधन्वन, बृहदत्त। ये हो गया हमारे पास इनके कालक्रम की ट्रिक। ठीक है। और इनका जो शासनकाल था, मौर्य डायनेस्टी जो रही थी, वो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व थी। अगर आपसे इनके कालक्रम की, अगर हमारे पास इनके वंश का कालक्रम पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था, तो ये नंदवंश के बाद आए मौर्य के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो नंद के बाद मौर्य के बाद शुंग आए थे। थैंक यू।